हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलर्स डे होता है तो आप ही की बात सुनेंगे और उस पर हम जवाब भी देंगे। सुल्तान अली साहब हैं टोरंटो कनाडा से। जी सुल्तान साहब। अस्सलामुअलैकुम ज़राअत मुबश्शिर एंड मुस्तफ़ा खान साहब। सर ज़राअत साहब ने एक दफ़ा पहले मेंशन किया था कि आप आपके इन-लॉज ब्रैम्पटन में रहते हैं, तो मैं भी मिसिसागा ब्रैम्पटन एरिया में ही रहता हूँ। तो अगर आप अगली बार आएंगे तो वुड लव टू इनवाइट यू टू माय प्लेस एंड बिल्कुल आपसे बिल्कुल मुलाकात करने का बहुत शौक है। एब्सोल्युटली सर, खाना खिला दे, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। दैट्स ग्रेट। सर दो कमेंट्स थे। सर एक आप लोगों ने पहले एक प्रोग्राम किया था इमरान खान के जो ट्रीज उन्होंने लगाए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट्स भी फाइनलाइज हो गई हैं। तो उन्होंने जिस तरह बिलियन ट्रीज की कैंपेन लॉन्च की थी KPK में, वो बहुत सक्सेसफुल रही है। तो आई थिंक इट्स अ बिग डील और मुझे लगता है कि बाकी प्रोविंसेस को भी वी शुड फॉलो सूट इन दिस। सर एक और चीज़ बात करना था मुझे आयशा गुलालाई के बारे में। तो अभी तक उनकी कोई एलिगेशन जो उन्होंने लगाई थी इमरान खान के अगेंस्ट, वो अभी तक उनका कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा इजी है पाकिस्तान में किसी के खिलाफ इस तरह बात करना। अगर उनके एलिगेशन सही है तो इमरान खान साहब को सजा मिलनी चाहिए, वरना उनको भी पनिश करना चाहिए गुलालाई साहिबा को फॉर इनकरेक्ट एलिगेशंस इफ दैट इज द केस। और मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक किसी को मैरिज प्रपोजल भेजना एक हरासमेंट नहीं होती। तो अगर ये बात है तो, और हमारी उम्र में होती है मेरे भाई। क्या करें, लेकिन हम मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। आगे बढ़े। अच्छा, बढ़ गए वो आगे, बढ़ गया आगे। और सर बताइए। एक और बात ये भी थी कि अगर उनकी एक दिन पहले की पिक्चर्स भी आई थी जिसमें उनकी एलिगेशन से पहले, जिसमें उनकी मीटिंग हुई थी खान साहब से और वो कुछ सीट के बारे में बात कर रही थी, तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है, और वो अभी तक अपनी एलिगेशंस नहीं सुनने सामने आए। अच्छा, देखिए अचानक खामोशी हो गई सुल्तान दोनों साइड से। मुझे लगता है कोई एक अनअनाउंस सीज फायर हो गया। PTI ने भी उनको नोटिस दिया था कि 10-15 दिन उसका भी पता नहीं क्या हुआ। उसका भी नहीं पता लग रहा कि PTI की तरफ से भी खामोशी है, और आयशा गुलालाई जो है वो भी अब फर्दर इंटरव्यूज नहीं दे रही हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई एक अनअनाउंस सीज फायर। ये उसी दिन हम यही बात कर रहे थे कि अगर सबूत सामने नहीं आते तो इस इशू की शेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की है। वही हुआ। जहां तक ये जो आपने बात तो मिल गई एक हफ्ते नहीं दबा के, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जो बात आपने की कि उससे एक दिन पहले खान साहब के साथ मीटिंग हुई थी, एक दिन या 2 दिन पहले, और कोई NA1 की सीट की बात हुई थी। तो अगर आप काशिफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू देखें, उन्हीं दिनों में आया था आयशा गुलालाई साहिबा के साथ, तो यही बात हुई थी। और जब पूछा गया कि जी आपसे टिकट मांग रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं टिकट नहीं मांग रही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि अच्छा होगा कि अगर ये टिकट मुझे मिल जाए, जो तकरीबन बाकी बातें मिसिसागा में कर लेना। बाकी बातें मिसिसागा में। नदीम हसन है वाशिंगटन से। जी नदीम साहब। जी सलाम। वालेकुम सलाम। और जनाब बात ये कि प्रोग्राम का नाम है जरा हटके, और जो प्रोग्राम के होस्ट हैं वो हैं काफी हटके। तो उम्मीद ये है कि जो प्रोग्राम के नाजरीन होंगे वो भी कुछ हटके होंगे, इसलिए थोड़ी सी हटके। और नाजरीन है हट के नाजरीन हमसे ज़्यादा हटके हैं, और इसी बात की खुशी होती है जो कॉल्स आती हैं तो वो उससे हम अवेयर होते हैं, वो हमें आइडियाज़ भी देते हैं, अपनी फीडबैक भी देते हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही। तो बात करने का मेरा इरादा किसी और मौजू पे था, लेकिन क्योंकि जो कल परसों चिन्योट में वाकया हुआ एक मस्जिद में, और आप हजरात ने कल उस सिलसिले में शो भी किया, तो मैं उसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि जो कुछ बात आप लोगों ने की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन ये जो मामला है ये काफी डीप राउटेड है। और मसला ये है कि जब तक हम अपनी तारीख लोगों को बताएंगे नहीं दुरुस्त तरीके से, और जो हमारी निसाबी किताबें हैं उनको भी दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये मसला हल नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि देखिए, एक ही किस्म का जुर्म करने वाले 2 लोगों में से एक हीरो और दूसरा जीरो आप नहीं बना सकते। जिस तरीके से सलमान तासीर साहब का कत्ल हुआ, वो सारी स्टोरी सबको मालूम है।
बिल्कुल इसी तरीके से एक और कत्ल हुआ पाकिस्तान बनने से पहले। अब सलमान तासीर साहब के कातिल को हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हुक्म पे फांसी पर लटका दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक दूसरे साहब, मेरा इशारा इल्मुद्दीन शहीद साहब की तरफ से, उनको हम हीरो बना के पेश करते हैं। अब मसला ये है कि जो बच्चा, जो नौजवान ये किताब में पढ़ता हुआ जवान हुआ, निसाबी भी और दूसरी भी और अखबार रिसाले, कि भाई एक साहब ने किया इर्तिकाब नाउज़ुबिल्लाह तौहीन रसालत का, और उसके जुर्म में एक साहब को जनाब जो है ना फांसी की सजा दी गई और कत्ल हो गया जिस तरह से भी। और हमारे बड़े बड़े लीडर जो है अल्लामा इकबाल और कायद आज़म समेत, वो अदालत में उस कातिल की तरफ से पेश हुए। अब ये हमें ने हीरो बना के पेश किया है। अब जाहिर सी बात है वो मुमताज कादरी जिसने कत्ल किया, मेरे ख्याल में उसका कसूर नहीं है, उसको हमने ट्रेन ही इसी तरीके से किया। तो मुझे मालूम नहीं कि बात मेरी कितनी सही है, ये लगता है कि है। बहरहाल आपने क्योंकि बहुत दो डिस्टेंट एग्जांपल्स कोट की, मेरा ये ख्याल है जिस बारे में हम भी इंसिस्ट करते हैं कि फ़िलहाल क्योंकि एक कानून एग्जिस्ट कर रहा है, अब अच्छा है या बुरा है या जैसा भी है, उसके तहत अमल होना चाहिए। मॉब जस्टिस और ये इस तरह कत्ल करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन इनकी बात में वजन है। हाँ। क्योंकि देखिए ब्लास्फेमी लॉ उस वक्त भी एग्जिस्ट करता है। ब्लास्फेमी लॉ बना ही ब्रिटिश का है, ब्रिटिश ने बना। ये तो फिर जो तरामीम यहाँ पर आई थी, और वो ये एक बिल्कुल अलग इशू है। ब्लास्फेमी पे नहीं, मर्डर पे सजा है। हाँ, बट द पॉइंट इज, ये तो बात कर रहे हैं ना कि केस की मौजूदगी में आप लिंचिंग, आई मीन लॉ की मौजूदगी में आप लिंचिंग पे क्यों जाते हैं, इशू वो नहीं है। पॉइंट ये है हीरो बना है ना, यू सी। अच्छा, तो इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी। और मुझे जो लगता है एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे, कि उस ज़माने में चूंकि हिंदू मुस्लिम खलीज का मामला और एक पॉलिटिकल मामला भी था, लिहाजा ज़रूरत थी जी कि गाजी इल्मुद्दीन जिन्ना साहब भी और इकबाल भी जो है हीरो, उन्हें बनाए। ये मुस्लिम स्टेट बन गई और इसमें एक मुमताज़ कादरी है। स्टेट उसे समझती है मुजरिम, लेकिन क्राउड वही है। ये ना, ये सही बात, तो ये है। अच्छा, जहाँ तक तारीख़ का मामला है कि हमें तारीख़ अपनी ठीक पढ़ानी चाहिए, तो भाई नदीम साहब, तारीख़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी रियासत जो है अपने बच्चों को ठीक पढ़ाती होगी। अलबत्ता एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं, मसलन इसराइल है। इसराइल में जो तारीख़ पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसमें फ़लस्तीनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये ज़मीन खाली थी और यहूदी आए और बस गए। लेकिन कम से कम इसराइलियों ने ये ज़रूर किया कि जो मुतबादिल तारीख़ लिखने वाले थे, हिस्टोरियंस, उनका गला नहीं दबाया, उन्हें गायब नहीं किया। उन्हें कहा कि भाई ठीक है, आप अपने तौर पे हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, तो वहाँ एक बहुत ही मजबूत अब एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप हो गया है ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का, और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के कोलेब्रेशन से वो जो है वो काम कर रहा है। उसकी एक मिसाल जो है वो मैं दूंगा कि एडवर्ड सईद साहब भी जो थे अमेरिका में हालांकि थे, जिलावत में थे, और ख़ुद इसराइल के अंदर यूरी एवनरी जैसे लोग वो मौजूद हैं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आपकी सरकारी तारीख़ गलत है, असल तारीख़ ये है। लेकिन दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में मामला ये है कि अगर आप सरकारी तारीख़ के ख़िलाफ़ बात करें, या हिंदुस्तान में भी, तो फिर सीधा गद्दारी का स्टिकर लग जाता है। इतनी सी बात है। हिस्ट्री कोई भी रियासत ठीक नहीं पढ़ाती। के अजीज पे लगा था गद्दारी का, के अजीज पे उस ज़माने में हालात अच्छे थे। आयशा जलाल, अच्छा भाईजान, ऑल्टरनेट आयशा जलाल की, हाँ, एक्यूरेट है। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार अहमद साहब, जियो का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम करते थे और हमारा भी बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है। तो इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो, बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू वेरी मच जरार, मुबशर एंड वसतुल्लाह खान साहब। मैं असल में आज बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं और जो भिखारी हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं और ये अपने आप को समझते क्या है? नहीं, मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ। बात तो लगता है कि ये खुद सियासी लीडर है और ये जो टीवी की स्क्रीन है ये सियासी पार्टी है, और अगर आप इनसे इख्तलाफ करते हैं तो फिर आपका जो हशर सोशल मीडिया पे होता है, और आपका हशर करने वालों को अगर फॉलोअर जाकर देखें तो किसी के 23 हैं, किसी के 26 हैं, किसी के 29 हैं, और वो उनकी उम्रें अगर देखें तो 1980 के बाद की पैदाइश हैं।
जब अगर आप 1952 की बात करें या 54 की बात हम करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि यार ये बुढ़े जर्नलिस्ट सारी जान को छड़नगे। अब ये बुढ़े जर्नलिस्ट जान तो छोड़ देंगे, लेकिन बुढ़े जर्नलिस्टों ने जो एडिटर का एक फोरम था, जो एडिटर की एक जगह बनाई थी, वो भी हम खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल ना आपका टीवी पे कोई इसका इंचार्ज है। मैं और आपके साथ बात कर रहा हूँ, लाइव है, जो चाहे हम चारों के चारों मिलकर भी इंकलाब का नारा मार दें और बता दें इंकलाब फलानी जगह आ गया है, बाकी कुछ रुक गया सक्खर के ऊपर, वो आने वाला है, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई तरीकाकार है, जिसको चाहे हम बुरा कह लें। मैं इफ्तिखार साहब जान की मान पाऊँ, बिल्कुल थीसिस आपका जो है जाहिर है अजहर मिनश शम्स है, हम सब इसी कश्ती के सवार हैं। से ये बात कर रहे थे। अच्छा कि मैं दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ, मुझे इफ्तिखार साहब के दुख से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है, ना उनकी इस बात से इत्तफाक है। जी हाँ, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़हीन और चालाक लोग हैं और हमें सब पता है और हम शफाफ हैं, इसलिए कि हमें आगा पीछा कुछ नहीं मालूम। सादिक और अमीन भी है। हाँ। ये उसमें मेरा ये ख्याल है, हम इसी अपने ही प्रोग्राम में हमने मीडिया का क्रिटिक करते हैं इफ्तिखार साहब, अपनी हद तक जाहिर है, और आप भी मैंने अक्सर देखा है कभी टीवी पे जा कर के, तो अब आपस में आहुजारियाँ कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट आपको भी पता है, फिर ये वही बात आ जाती है कि जनाब आपको क्या पता है, आप तो पुराने हो गए। तो हमें भी यही ताने मिलते हैं रोज हम सोशल। बात ये नहीं है जी बात ये नहीं है, पुराने तो सबने होना है, जो आज अपने आप को पुराना समझते इन्होंने भी पुराना होना है। बात ये है कि कंट्रोल क्या है, इखलाकियात क्या है। जो हम खबर लाते थे रात 12 बजे तक, खबर का वो एडिटर लेके बैठा रहता था कि जनाब दूसरे का नुक्ता नजर आएगा तो खबर छपने जाएगी। सर अखबार में ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी ना सर। और आप ये तो बहुत बात की बात है, एडिटोरियल कंट्रोल, यहाँ तो जबान के लाले पड़े हुए। मैंने आपको पता है 3 साल पहले किसी की भी उर्दू ठीक करने से माफी मांग ली है, इसलिए कि एक 20-21 साल का बच्चा सब एडिटर, उसने कहा सर ये स्पेलिंग ठीक है, उसने लिखा हुआ था बिल्कुल बे लाम काफ लाम। मैंने कहा बेटा इसमें अलिफ भी लगेगा और वो साइलेंट है, तो कहने लगा सर वो तो बालकुल पड़ हो जाएगा। मैंने कहा इसीलिए अलिफ साइलेंट होगा। तो उसने कहा आर यू साइलेंट है तो क्या फायदा। सुनो अच्छा बता। उसने कहा आर यू श्योर। उसके बाद से मैंने किसी की जबान दुरुस्त नहीं की। एडिटोरियल तो बहुत बात की बात है। लेकिन सर एक बात है, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से। देखें हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ये हमें मानना चाहिए। इतने ज्यादा सहाफी हो गए हैं, इतने ज्यादा सहाफी हो गए हैं, इतने ब्लॉगर्स हैं कि आपको कुछ तस्वर ही नहीं कर सकते आप। हर आदमी जो बाहर से इंग्लैंड का चक्कर लगाता है या अमेरिका का चक्कर लगाता है, वो अपने साथ 2 सीगे लिखता है और शुरू हो जाता है। और हम हैं उर्दू वाले, उर्दू बोलने वाले थे, उर्दू लिखे, उर्दू अखबारों में काम किया। इंग्लिश हमें आती ही नहीं है, हमें कोई अब सुनता ही नहीं है, कोई जानते नहीं है। और ये इंग्लिश टोला जो है ये सारों को कमतर समझता है, ज़हनी तौर पर भी कमतर समझता है, और कहता है कि इनके पास वोकैबुलरी भी नहीं है, ना अमेरिका के इनके साथ सर इसके जिम्मेदार हैं फैज अहमद फैज, जो आप कह रहे हैं ना हर आदमी ब्लॉगर बन गया, इसके जिम्मेदार हैं फैज अहमद फैज। बोल के लब आजाद हैं तेरे। नहीं आजादी की सब्जेक्ट तो लॉ होगी ना जी। आजादी तो ये नहीं है कि हम जो चाहें कहें। ये कहाँ दुनिया में किस जगह पे ऐसी आजादी है? बिल्कुल नहीं। काफी जगहों में पाकिस्तान में है, काफी जगहों में है सर, हर जगह ही है। ये बात छेड़ती है तो सर थोड़ा सा इस पे अगर थोड़ा सा जाहिर है आपके जहन में भी कोई छोटा सा खाका होगा कि इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, 2 मिनट के लिए उस पर बात कर सकते हैं। ये क्यों नहीं। देखिए पहली जिम्मेदारी तो हमारे पर थी ना बुड्ढों पे। बिल्कुल चले हम तो फारग हैं, कितने रह गए हैं? 150 रह गए होंगे पूरे पाकिस्तान में, निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो हमारे बाद आ रहे हैं उनको ये समझना चाहिए और मालकान को भी समझना चाहिए बिल्कुल कि महज वो आई बॉल देने के लिए ये मामला नहीं चलेगा। कि मुल्क के अंदर जो है कानून सख्त होना चाहिए। जो आपकी तौहीन की जाती है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर फैसला हो जाना चाहिए कि 6 महीने में या 12 महीने में इसका फैसला कर दिया जाएगा। किसी ने किसी की तौहीन की, किसी की भद उड़ाई, किसी की बेइज्जती की, किसी के साथ नाइंसाफी की, इसके लिए एक बहुत मजबूत कानून चाहिए। बाकी जो है यूनियन में मैं यकीन नहीं रखता सारी मालकान के साथ हैं, खा वो मालकान की अपनी यूनियन है, खा वो हमारी विद ऑल रिस्पेक्ट
किसी का दिल दुखता है तो दुखे। जो हमारी जर्नलिस्ट यूनियन है वो भी बड़े मालिकान के पास है। तो अब ये मामला ऐसा चलेगा नहीं, सिर्फ है कि जो कानून है उसमें कुछ तरमीम हमें करवा दें आप, कि जो आपकी बेइज्जती की जाती है, आपकी तौहीन की जाती है, अगर आप लॉ ऑफ डेफामेशन में जाएं तो कुछ एक सर्टेन टाइम में फैसला हो जाए तो शायद कोई बेहतरी आनी शुरू हो जाए, वरना खराबी बहुत खौफनाक है। अभी जो दोस्त बात कर रहे थे तो इल्मुद्दीन शहीद को कंपैरिजन कर रहे थे एक और के साथ, तो ये क्या सारा मामला है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा। और जो तारीख है ना कि जब आप कहेंगे हिंदू बनिया है, हिंदू कमजोर है, वो हिंदू चालाक है, और हम जब कहते हैं कि इसको दुरुस्त करो तो वो जो इंग्लिस्तान से पढ़ के आए हैं, तो जो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, उनके नजदीक ह्यूमन राइट्स की कॉन्सेप्ट ही कुछ और है, हमारा ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, और आपको अल्लाह ताला खुश रखे, तीनों को जो चाहें आप करते रहें, जितनी आज़ादी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें, और यही आपका हक है क्योंकि इट हैज बीन गिवन बाय गॉड टू यू। नहीं, थैंक यू सो मच। और सीनियर्स की एडवाइस तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होती है सर, और ये तो दुखड़ा है जो हम ऑफ स्क्रीन बैठ करके मेरे ख्याल में पहला जो है यही बात कर रहे होते हैं। अभी ज़रार ने भी बात की थी कि हम मंडे को खाना खाएंगे, ये करेंगे। हाँ, और तो सर मेरे ख्याल में लाहौर आते हैं सर, हाँ, तो खाना तो बाद में खाएंगे, पहले वक्फा ले लें। वक्फा होगा तो जी। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली साहब, जिसके बगैर कॉलर्स डे इनकम्प्लीट। कामरान साहब फरमाइए। अरे भाई इमरान खान जवाब नहीं, आके सखर में मैच करते हो, नवाज मिस हो, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जरदारी को भी टैग करते हो यार। तो और दूसरा, इफ्तिखार साहब को आपने कॉलर्स डे पे जो है वो टाइम देके बड़ी ज्यादती की है कॉलर्स के साथ। सर उन्होंने कर दिया, आप क्या करें? पाया जाता है आपको हम हर हफ्ते लाइन आपको लेते हैं, ये मतलब कोई मसला नहीं है, क्या खुला तजाद नहीं है। अच्छा बाय द वे कामरान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि बढ़ाते हुए, अच्छा एक सेकंड बात सुने ना, ये अभी जो आपने बात की ना इमरान खान, नवाज और जरदारी की, तो आप एक मिनट, आपने टीवी खोला हुआ है? हेलो हाँ, आपने टीवी खोला हुआ था? बंद कर दिया? नहीं सर, टीवी नहीं खोला हुआ, मैं आपको इनकी बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है। तो एनीवे करना चाहता हूँ, अगर आप बात सुने। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं मुबशिर बैठे हुए थे अपने कमरे में, और हम ये जलसा देख रहे थे सखर वाला, कि मेरे ख्याल 80% नवाज शरीफ पर ही था ना। हाँ। मकामी कोई बात ऐसा सच नहीं हुई, तो आई डोंट नो कि वो कितना रिसीव होने वाला है, बट हाँ, वो वैसे भी पीटीआई के कारकुनान जो है वो, बल्कि पीटीआई के मुरीदैन वो वहाँ थे। अब आई एम होपिंग कि इमरान खान जैसे उन्होंने कहा है कि वो सिंध में अब दोबारा आएंगे और कराची वगैरह उसको वो देखें, तो मेरे ख्याल में ऑल्दो बिलेटेड है, लेकिन अगर वो कर सकते हैं तो बेहतर होगा। नदीम रजा साहब है कराची से। जी नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम। अच्छा सर, ये अभी मैं कल आपने लास्ट वीक में मैंने प्रोग्राम देखा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। जी। तो कई दफ़ा मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैंने थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं आप? हाँ, कराची स्टूडियो से आता है ये शायद, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तो कराची के बारे में आप कोई प्रोग्राम करेंगे, और बुलाकर वो हुआ। उसमें मेरे ख्याल कोई आर्टिकट थे, आरिफ साहब, जी, वो आए। तो मेरा एक सवाल तो मुख्तसर साहब से है कि शहरी सहूलतों के हवाले से आखिर कराची के लोग ऐसा क्या करें, क्योंकि हमारे पार्लिमानी निज़ाम ऐसा है कि उसमें लगता यह है कि हमारे वोट्स आया होते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर के बनाने में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ के वोट का, ना सिंध के लेवल के ऊपर। यानी अगर ये कराची आप आइसोलेट भी कर दें तब भी आप जो ये ऑफिस हैं इनके लिए लोग इलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है कराची के वोट का जो पावर पोजीशन है। तो आखिर कराची के लोग ऐसा क्या करें कि जो शहरी सहूलतें हैं उन वो बहाल हों इस शहर की, और उसको सही इंपॉर्टेंस दी जाए। आप तीनों अगर एक एक जुमले में ये बता सकते। ठीक है सर। आरिफ हसन साहब ने जो बात की वो मैंने बड़े गौर से सुनी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ समझ आए जो वो बताएं। उन्होंने
सिंधी नॉन सिंधी का तस्करा किया, मगर वो मेरा ख्याल है कि वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जैसा कराची का बुरा हाल है उससे ज़्यादा बुरा हाल आप सिंध के अंदर जाएं तो आपको काजी अहमद और बदीन, मिट्टी और दादू का मिलता है। तो ये नहुसत तो सिंध में खाली एक लाइन में जवाब सर। लोगों में सकत नहीं है और लीडर पॉलिटिकल ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, ये है मेरे। मैं अडॉप्ट करता हूं जो वसत ने कहा है। यार खुदा नहीं सीरियसली तो यार देखिए लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर, इससे पहले हल्का बंदी तो बात की बातें, अभी तो सेंसस के बाद जब लोकल गवर्नमेंट, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जब तक लोकल गवर्नमेंट्स को आप एम्पावर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल एज दैट। नहीं और अनफॉर्चुनेटली एक जुमले की का जवाब है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स, इतने कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक जुमले। हाँ तो बस मेरा मोहम्मद शोएब खान साहब हैं कराची से। जी शोएब, वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। मेरे फादर भी टीवी देख रहे हैं और माशाल्लाह से वो 80 ईयर्स में माशाल्लाह, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं 14 अगस्त से, बेटा मुझे हुब्बुल वतनी का एक सर्टिफिकेट बनवा के दो, तो बराए मेहरबानी मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट। हाँ सर, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। गद्दारी के चाहिए तो हमारे पास मौजूद है, वो हम कॉपी करवा आप उनको बताएं जरा, मेरी बात तो नहीं समझ पा रहे। आप उन्हें कहें कि एग्जैक्ट का दफ्तर देखा है आपने? आजकल 50% ऑफ लगा, आजकल 50% ऑफ है, सेल है, और अभी तो ईद भी आ रही है, हो सकता है कि मजीद डिस्काउंट मिल जाए। किस्मती है शोएब साहब के हम हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में सिविलियंस में नहीं पढ़ते, और ख़ास तौर पे गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं। मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी सूबों का तो नहीं पता, मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमें किस तरह मिलेगा। सर आपको मैंने जवाब दे दिया। लेकिन आपके वालिद को 80 साल की अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्र है वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्यों चाहिए? वो यकीन जानिए मेरे रोज यही बात होती है। मैंने कहा ये वसूल साहब, मुर्शिद दैदी और ये खोड़ो साहब भी बताएंगे। चाहिए क्यों? बस चाहिए, शौक है ना यार, बस छोड़ देना यार। अलग शौक होते हैं लोगों के यार। वो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, अगर ये मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो सब बेकार है मेरे लिए। तो बात तो सही है सर, कोई मसला नहीं सर। मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है, इंटर का मिल जाता है, ये भी मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट तक नहीं जाना चाहते तो फिर एक कोई नई दुकान भी खुली हुई, आपको पता है, जो PSP के नाम से, वहाँ जाकर के आप वहाँ से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। मेरे ख्याल में यही आपको वालिद साहब ने भी कहा होगा आपके। जी चलो, मेरे ख्याल में वो निकल गए हैं लेने के लिए। हाँ आई थिंक सो। मोहम्मद रफीक है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी बोलिए। तो हैदराबाद के सिलसिले में बात करें, वहाँ पे हैदराबाद के बारे में बात करनी थी। जी जी। वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग्स हो रही हैं और मतलब हाफ फ्राई, फुल फ्राई, वहाँ पे बहुत सिस्टम चल रहा है। तो इसके बारे में मतलब कुछ आप मालूमात रखते हो या आप इसके बारे में दिलचस्पी रखते हो? तो आप क्योंकि बात कर रहे हैं तो शायद आपके पास हमसे ज्यादा मालूमात हो, थोड़ा सा बताएंगे तो हम इसको फॉलो अप कर लेते हैं। जी ये है कि वहाँ पे मतलब हो रहा है एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग्स और मतलब हाफ फ्राई फुल फ्राई का मसला बहुत हो रहा है। अच्छा। और वो सिस्टम इस तरह चल रहा है कि क्रिमिनल, थोड़े बहुत लोग क्रिमिनल हैं उनको 20% हैं, बाकी 80% जो लोग हैं जो बेगुनाह हैं उनको मार दिया जाता है या मतलब उनको जख्मी कर दिया जाता है, अपाहिज बनाया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा तादाद है, तकरीबन हजारों में हो। रफीक साहब दिलचस्पी जरूर है, लेकिन इसके बारे में हमें इल्म नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसको देखना होगा। ना ही पुलिस का, ना ही मैंने कोई अभी तक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं एक्सेप्शनल इनकाउंटर्स की या ऐसे कुछ, लेकिन हो सकता है कि मिस हो जाती हैं क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर मिस हो जाती हैं, लेकिन हम इस पर गौर करेंगे। बरकत अली साहब हैं हुंजा से कॉल आई है, बरकत अली साहब की। बरकत साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये सदर के प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहूँगा। आज जो सदर हमारे यहाँ पे आए हैं ममनून हुसैन साहब, जी जी, पूरे गिलगित और हुंजा को जाम किया हुआ था सुबह से जी, और ये हम आपको पता होगा कि एक ही केस है जो हुंजा को गिलगित से लिंक करता है। बिल्कुल। पूरे ट्रांसपोर्ट सर्विस सारे बंद और ना कोई एम्बुलेंस जा सकती है ना कुछ और। इसके अलावा तो कोई शिकायत नहीं है आपको ममनून साहब से? हेलो,
इसके अलावा तो कोई शिकायत नहीं आपको ममनून साहब से? ममनून साहब आना है कि जिन लोगों ने इस रोड को बंद कर दिया और सबको जाम करके, ये हमारे लिए अजाब आ गए यहाँ पे। क्या यहाँ आज के लिए चाहिए, शुक्र है कि यहाँ अक्सर यहाँ आते नहीं है, वरना हमारे लिए तो बहुत बड़ी अजाब। आज का दिन तो बहुत बुरा गुजरा है यहाँ पे। बिल्कुल, हम यही कह सकते हैं कि बुरा किया, अगर ऐसे किया और हमारे हाथ में होता तो जरूर हम ऐसा ना करवाते। हेलीकॉप्टर नॉर्मली होता है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में सदर साहब को भी सोचना चाहिए कि मतलब, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी बड़ी खबर होगी कि उनके लिए कुछ चीज़ ब्लॉक हुई है। लेकिन सेहत अफजा मकाम पे गए। बरकत अली साहब ऐसा करें, उन्हें वहीं रख लीजिए। क्या आपको दुश्मनी है? पाकिस्तान का इलाका है, खूबसूरत इलाका, सिंबल ऑफ द फेडरेशन है, और मतलब इसीलिए तो कह रहा हूँ मजीद। अच्छा इस पॉइंट, अच्छा फिर सही है, फिर सही है। मैं गलत समझ, मैं सॉरी यार, मैं तो पता नेगेटिव सोचता हूँ। ये लड़ते रहते हैं हर वक्त। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। खैरपुर से हैं हुब्बे अली साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना मेरा सवाल है आपसे कि हमारे पाकिस्तान में मौरूसी सियासत अब तक जान नहीं छोड़ रही है जी। हमें उम्मीद थी इमरान खान साहब से कि वो एक नई तब्दीली लाएंगे, लेकिन उसके भी आगे पीछे हम देख रहे हैं तो कोई वडेरे जागीरदार या पीर लोग उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक एक गरीब का बच्चा ऐवान तक नहीं पहुंचेगा तो उनके तो मसाइल हल नहीं होंगे ना। हुब्बे अली साहब, एक तो पहली बात थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, इमरान खान वो मौरूसी सियासत नहीं हो रही, वो जिस मौरूसी सियासत की बात की वो बाय डिफ़ॉल्ट कह लें आप कुछ भी, लेकिन ऐसा हो गया कि इमरान खान की मौरूसी सियासत उस तरह नहीं है। ये उनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी टेक्निकली वो मेरे ख्याल में वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, बहरहाल इनकी समझ तो आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। गरीब का बच्चा जो है वो पहुंचेगा ना पार्लियामेंट में, तो वो गरीब का बच्चा नहीं रहेगा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जी जी, आप थोड़ा सुन तो लें। आप देखें ना कि यहाँ के जो भी पाकिस्तान की सियासत है वहाँ पे पीर हावी हैं। बिल्कुल, यहाँ तो किसी उसकी बड़ी गादी से हाथ होता है, वो जहाँ भी जाता है उसकी पूरी वो उनको मजबूरन वहाँ पे आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें ना, ये एक चेंज नहीं आ रही है। जो भी गादी नशीन है, अगर किसी बड़ी गादी का मालिक है, अगर वो जिस भी पार्टी में चला जाए। हुब्बे अली साहब एक मिनट, आप चूंकि खैरपुर से कॉल कर रहे हैं लिहाजा मैं जाहिर है कि आपके सवाल के पीछे जो नफ्सियात है मैं थोड़ी सी महसूस भी कर सकता हूँ। पीर जो गोड जाहिर है आपसे चंद किलोमीटर दूर होगा, ख़ुद खैरपुर के अंदर एक मौरूसी सियासत की कई मिसालें मौजूद हैं। अब जबकि आप मौरूसी सियासत के गढ़ में बैठे ही हैं, तो आप बताइए कि इस तकलीफ़ का आपके नज़दीक क्या सलूशन हो सकता है? हम ये सोच रहे थे कि अल्टरनेटर एक दूसरा बंदा आएगा जो इनको यानी कि फ्री होके इससे काम करेगा। आप देखें ना कि हर MNA हर MPA उसकी यही यानी कि सोच है कि उसके जो हल्के के हैं वो SHO खुद लगवाए, वहाँ का DC खुद लगवाए, और वहाँ के जो भी एक सियासी मशीनरी है वो खुद लगवाता है। ये चेंज क्यों नहीं आ सकती? कोई ऐसी पार्टी इसके लिए काम क्यों नहीं कर सकती? सर ठीक है हुब्बे अली साहब, हम कोशिश करेंगे कि पार्टियों से नहीं देखिए, मतलब अब इनकी पॉइंट है कि दो तीन डिफरेंट टॉपिक्स को साथ मिला दिया और सब जायज है। उनकी बात मतलब समझ में आ रही है, लेकिन बहस तलब है। जी जी जी। अब जहां तक मारूसी सियासत और जहां तक पीरी मुरीदी की बात है, कितने पीर अभी पार्लियामेंट में है ये भी हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल पावर है, बिल्कुल होल्ड है, बिल्कुल कुछ है, लेकिन नहीं देखो नहीं कितने हैं ना, टोटल कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये भी मतलब धीरे धीरे अगर आप पहले से कंपेयर करें, ये भी एक ट्रेंड कम होता जा रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल भारत का एग्जांपल देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अब डिनास्टिक कह सकते हैं, ठीक है, वो अब आउट हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनकी जगह है उनसे कोई बहुत बेहतर है, सिंपली बिकॉज क्योंकि वो डिनास्टिक नहीं है। तो ये मतलब हसीना वाजिद खालदा जिया बांग्लादेश में जी, यू नो, तो आई मीन टाइम लगता है, ये चीजें डिक्रीज भी होती जाती हैं, लेकिन मारूसी ही होंगी।
ये चीज जो है ना, अमानत अली साहब हैं, तालीम से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी। अमानत अली साहब हैं सक्खर से। जी अमानत साहब, हेलो। मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे कप्तान आज सक्खर में थे, तो आज हमने उनकी बातें सुनी, जैसे कि वो तब्दीली लाना की बातें कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने सिंध के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं कहा ना जी। उन्होंने कोई अपना कोई विजन नहीं दिया सिंध के लिए, कोई सामने चीज नहीं रखी सिंध के लिए कि सिंध के लिए मैं ये करने आया हूँ। उन्होंने वही पुरानी बातें नवाज शरीफ की वही करते रहे, मैंने ये कर दिया। अभी उनसे क्यों नहीं बाहर आ रहे इमरान खान साहब? अभी तक उसी चीज को क्यों उठाकर बैठे हुए? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क को नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इस इश्यूज के मुताबिक आपकी नजर में कप्तान और नवाज शरीफ और जरदारी साहब, इन तीनों में से कौन बेटर है जो इस मुल्क को चला पाए? ओके, दूसरे सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते ठीक है, बिकॉज ये हमारी जगह नहीं है। हमारी जो भी जाती राय होगी उसको हम अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन, इसका जवाब तो आप लोग 2018 में दीजिए जी। इसका जवाब मैं एक आसान, अगर तीनों पुग लें तो जो और लेकिन जो पहली बात थी आपकी, मैं 100% अग्री करता हूं। हम भी यही बात कर रहे थे कि ये वही कॉपी पेस्ट स्पीच थी जो हर जगह हो रही है, पंजाब में करते रहे हैं वो सर हर जगह। सिंध में जब वो आए हैं तो मैं खुद ट्रैवल करता हूं तो वहाँ लोग शिकारपुर, खैरपुर, सक्खर में लोग बात सुनना ज़रूर चाहते हैं इमरान खान को कि वो क्या लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अगर वही अपना कज़िया वो ले आएंगे पानामा का और जो नवाज शरीफ का, तो मेरे ख्याल में सिंध में उनको ऑडियंस वो नहीं मिलेगी। स्पीच थी 80% नवाज शरीफ, 10% जरदारी, 10% एवरीथिंग एल्स। इसको उल्टा होना चाहिए था। 20% नवाज शरीफ पे बात करने लोग थे, उससे अंदाजा होता है कि लोग खासे डेस्परेशन है, कोई चेंज चाहते हैं, इस उम्मीद पे आए होंगे, लेकिन वो उन्हें हो सकता है वो रेसिपी ना मिली हो जिस उम्मीद पे वो आए। हाँ, आई मीन इट वाज अ लेजी स्पीच। मतलब है कि चेंज तो चाहते हैं लोग, मगर उनको कोई मुतबादिल मिल नहीं रहा। एहसन यूसुफ साहब हैं कोयटा से। जी मेरे भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं आपसे क्या, यूबीआई जो पेंशन है, क्योंकि ये जो भुट्टो ने शुरू की थी ना जी, तो इसका जो है ना, तो क्या नाम है ना, जब इसमें ना, जब हर साल बजट आते हैं इसका जिक्र नहीं होता है, ईद पर इनको एडवांस नहीं मिलती, क्या हम लोग मुसलमान नहीं हैं? देखिए भाई, पेंशन का इतना बड़ा इशू है और हमें अक्सर ये कॉल्स आती हैं, और बिल्कुल सही है, कुछ हमारी भी सुस्ती होती है, कुछ पे हम फॉलो अप भी करते हैं, और हमें ये कहा जाता है कि नहीं हम हर बजट में कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद कोई टॉफ़ी जो है वो कहीं घूम जाती है। उन्होंने 10% बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन बाय द टाइम नोटिफिकेशन वगैरह आता है। अच्छा, और उससे भी क्या डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट में क्या होता है, पेंशन जब लेने जाते हैं तो क्या होता है, तो ये तो मतलब है ना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ना यार, पेंशनर्स की कोई पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी आज तक अंग्रेज के दौर का निजाम चल रहा है जी, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। जी हाँ, सामने आओ, जबकि वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी और ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में ये चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ आपको ऑनलाइन ही खुद ब खुद रिसीव हो जाती है। अब जाहिर है आपका एक अकाउंट तो होता है ना, जहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उस्तादी तो ना हुई ना, जहाँ अगर जलील ना किया तो मजा। बिल्कुल यार। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। हुमा याकूब साहिबा हैं, कराची से रेगुलर कॉलर भी हैं। जी हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये अर्ज करना था कि अभी गुज़िश्ता दिनों हम पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह के ऊपर हारून रशीद साहब ने अखबार के अंदर तालीमी मेयार के ऊपर एक कॉलम लिखा, बहुत बड़ा कॉलम था, कई सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था वो कॉलम। उसके अंदर जाके हमें आखिर में ये साबित हुआ कि हम जो है तालीमी लिहाज से मुसलसल पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के अंदर, शहर कराची में या कराची से बाहर या पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहिसाब तालीमी इदारे हैं, ओ लेवल्स भी हैं, ए लेवल्स भी हैं, जो कैबिनेट सिस्टम रखते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी जरिए तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत पुराने कदीम तालीमी इदारे जिसमें बहुत काबिल असातिज़ा पढ़ाते रहे, लेकिन हम आज तक सिवाय उंगलियों पे गिनने के 2-3 के अलावा कोई अच्छा साइंटिस्ट पैदा नहीं कर सकते।
इसकी क्या वजह है? इसलिए कि हमारे पास साइंसी तालीम के ऊपर जोर देना बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह यह है कि तालीमी इदारे तो बहुत हैं, कदीम हैं, जब तक सवाल करने की इजाज़त थी, एनालिटिकल माइंड डेवलप करता था टीचर, और उनके साथ बिल्कुल ऐसे मेहनत करता था जैसे अपने औलाद के साथ, और पैसे की होड़ और दौड़ अभी शुरू नहीं हुई थी, तो जाहिर है कि पीले स्कूल से भी बहुत बड़े बड़े लोग निकलते थे। लेकिन अब चूँकि सारा कमर्शलाइजेशन है, सवाल करने की इजाज़त नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं फॉरबिडन हैं, इवन साइंस के अंदर भी, तो आप एक दायरे के अंदर रहते रहते रट्टू तोते तो बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग काम अगर आप कर जाएं तो आपकी इनफरादी कोशिश तो हो सकती है। और इसी वजह से हमारे माशरे में सोच में भी गिरावट आई है। अदब देख लें आप, या बाकी चीज़ें भी उसी वजह से नीचे। अच्छा, कहीं कुछ उम्मीदी किरणें भी हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत, और ये बिल्कुल मतलब लो लेवल और स्मॉल स्केल पर होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन रोबोटिक्स वर्कशॉप्स भी होती हैं, साइंस फेयर्स भी होते हैं, साइंस लैब्स भी होते हैं। साइंस में सवाल करना ज़रूरी है। जब तक आप हर एक चीज़ में ये पूछोगे क्यों इस ग्लास का शेप ऐसे क्यों है, वाई इज़ वाटर ट्रांसपेरेंट, अगर कोई कहे कि बस मैंने कह दिया या बस कुदरत का निज़ाम ही यही है, दैट इज़ नॉट द आंसर। और अगेन ये बात हमारे यहाँ डिस्करेज। हाँ, लेकिन अब साइंस और फिलॉसफी इस मुल्क में भी डेंजरस सब्जेक्ट, बड़े डेंजरस है। अमजद अली साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अमजद साहब। जरा हट के जी सर। जी फरमाइए सर। जी हट गए आप? जी मैं हम पहले से हटे हुए हैं, लेकिन आप बताइए। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है। अमेरिका की सड़कों पे अक्सरियत ट्रैफिक जो है वो ओवर स्पीडिंग करती है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग ही पकड़े जाते हैं, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनको कानून के पूरे रास्ते में से गुजरना पड़ता है। जी जी। और जो लोग और उनमें से अक्सरियत ही 90% 95% लोग जो हैं अपना चालान जो है वो पे कर लेते विदाउट एनी कॉन्टेस्ट। अच्छा, जो बाकी 5% बचते हैं वो अगर कोर्ट्स में कॉन्टेस्ट करें पूरे प्रॉपर लीगल तरीके से, उनमें से 67% जो है जीत जाते हैं। जी अमजद साहब, तो बात देखते हुए मैं नवाज शरीफ साहब की टीम को क्या कहूँ, या तो उनकी बैड लक थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन दो चीजें मैंने बेसिकली कही हैं कि एक तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मुमकिन नहीं है, और दूसरा अगर प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर सही हैं तो आप बरी जुम्मा भी हो सकते हैं। गुस्सा साहब कुछ कहेंगे इस पर? हाँ कुछ कहने तो बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी हद तक ठीक बात कर रहे हैं। तारीख भी हमारी कुछ ऐसी ही रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाती है। सही दलील में तो एक लतीफ़ा सुन लें। एक थी खुसूसी अदालत और उसमें एक मुलजिम पेश हुआ, जज ने उसकी जरा से तंग आते 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 घड़ी देखी और फिर कहा जनाब अगले 20 मिनट में अपने दलाइल ख़त्म कर लें, हमें आपको सज़ा भी देनी है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।